नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर बताया था कि बीजेपी के 95% नेता भ्रष्ट हैं, जिन पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज हुआ है। लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उनका दाग धुलकर साफ कर दिया जाता है। इसे सुनकर एक समय के लिए आप हैरान जरूर होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि जब जब बीजेपी आती है भ्रष्टाचार भागता है। अब कितना भागता है आप सबको पता होगा। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर आप खूब भ्रष्टाचार करो। देश के सारे ऑपोजिशन वाले नेताओं को कह रहे हैं, या तो बीजेपी में आ जाओ, भ्रष्टाचार करो, खूब करो। हम रोक नहीं रहे। बीजेपी ये नहीं कहती भ्रष्टाचार मत करो, बीजेपी में आके करो। इसे देखा जाए तो अचानक से पूरा का पूरा विपक्ष मोदी सरकार को वॉशिंग मशीन कहने लग गई है। ममता बनर्जी ने तो बीजेपी वॉशिंग मशीन का डेमो तक दिया था। दोस्तों, इस टिप्पणी के बाद से भ्रष्टाचार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गया है। आजादी के बाद से भारत में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सभी पार्टियां इसे खत्म करने का दावा करती रही है। पिछले दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी उनके बचाव में उतर गए। दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने तो भ्रष्टाचारी बचाओ आंदोलन छेड़ रखा है, लेकिन एक्शन नहीं रुकेगा। इसके बाद कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन का डेमो दिया था। ममता ने कहा कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और दागियों को धुलकर सफेद कर देती है। वैसे विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले 9 सालों में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेताओं के यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की। कई नेताओं पर पहले से केस दर्ज है, जो कि फाइलों में खोया हुआ है। कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ है, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई रोक दी जाती है। बीजेपी में आने वाले नेताओं का भ्रष्टाचार जांच एजेंसियों को नहीं दिखता है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है, वहां पर ईडी और सीबीआई को एक्टिव किया जाता है। फिर कई नेताओं को डराया जाता है। डर से जो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में बीजेपी के 95% नेता पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज हुआ है? क्या भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त नेताओं पर बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें संरक्षण मिलता है? क्या सच में बीजेपी वॉशिंग मशीन है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे इस वीडियो में और जानेंगे कि ऐसे कितने नेता हैं जिनके दाग बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुले गए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पे नाम आता है हेमंत बिस्वा शर्मा का। असम कांग्रेस की तरुण गोगोई सरकार में मंत्री रहे हेमंत बिस्वा शर्मा पर शारदा चिट फंड घोटाले में सीबीआई ने आरोपी बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। शर्मा से अंतिम बार सीबीआई ने 27 दिसंबर 2014 को पूछताछ की थी। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल बंद कर दी और आज हेमंत असम के मुख्यमंत्री हैं। इसके बाद नंबर 2 पे नाम आता है शुभेंदु अधिकारी का। पश्चिम बंगाल ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ शुरू की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप्त सेन से फेवर लिया था। शुभेंदु पर बाद में नारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा था, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की थी। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि शुभेंदु जब टीएमसी में थे, तब जांच एजेंसियां उन्हें परेशान करती रहती थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए, उनके सारे मामले में क्लीन चिट मिल गया। 2022 में बंगाल पुलिस ने शुभेंदु के खिलाफ शारदा घोटाले में जांच शुरू की थी। शुभेंदु वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, यानी कि नेता प्रतिपक्ष हैं। इसके बाद नंबर 3 पर नाम आता है जितेंद्र तिवारी का। पश्चिम बंगाल आसनसोल के गद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। सुप्रियो ने कहा था कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में आने का नुकसान होगा। सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा था और कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में शामिल होने की जुगत लगा रहे हैं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे हैं और उन पर सीबीआई का एक्शन नहीं हो रहा है। इसके बाद नंबर 4 पर नाम आता है नारायण राणे का। महाराष्ट्र शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि नारायण राणे को भी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में डालकर साफ कर दिया गया है। राणे अभी मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने उन पर आदर्श सोसाइटी मामले में हेरफेर का आरोप लगाया था। साल 2012 में सोमैया ने सीबीआई को 1300 पन्नों का एक दस्तावेज भी सौंपा था। साल 2017 में किरीट सोमैया ने ईडी को पत्र लिखकर नारायण राणे की संपत्ति जांच कराने की मांग की थी। सोमैया ने कहा था कि राणे मनी लॉन्ड्रिंग कर अपना पैसा सफेद कर रहे हैं। साल 2019 में नारायण राणे बीजेपी में शामिल हो गए और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया। शिवसेना उद्धव गुट का आरोप है कि राणे को लेकर सीबीआई और ईडी ने जांच रोक दी है। इसके बाद नंबर 5 में नाम आता है बीएस येदियुरप्पा का। कर्नाटक में बीजेपी का चेहरा बीएस येदियुरप्पा पर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। येदियुरप्पा को इसकी वजह से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक छोड़नी पड़ी थी।
येदियुरप्पा पर 2011 में 40 करोड़ रुपए लेकर अवैध खनन को शह देने का आरोप लगा था और लोकायुक्त ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी किया था। 2013 में चुनाव में येदियुरप्पा अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिसे बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद इसकी घर वापसी हुई। 2016 में सीबीआई की विशेष अदालत ने येदियुरप्पा को क्लीन चिट दे दिया। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी में आने के बाद येदियुरप्पा के खिलाफ एजेंसियों ने जांच ठीक ढंग से नहीं किया है। इसके बाद नंबर 6 पर नाम आता प्रवीण डारेकर का। 2009 से लेकर 2014 तक मनसे के विधायक रहे प्रवीण डारेकर पर 2015 में मुंबई कोऑपरेटिव बैंक में 200 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया गया था। बीजेपी ने इस मामले को जोर शोर से उठाया था, जिसके बाद आर्थिक अपराध शाखा को केस सौंप दी गई थी। 2016 में डारेकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और विधान परिषद पहुंच गए। साल 2022 में आर्थिक अपराध शाखा ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। डारेकर अभी मुंबई कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। इसके बाद नंबर 7 पर नाम आता हार्दिक पटेल का। पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल पर बीजेपी सरकार के दौरान राजद्रोह का केस दर्ज किया गया था, यह आप सभी को पता होगा। हार्दिक को इसकी वजह से तड़ीपार भी रहना पड़ा था। हार्दिक पर 20 केस दर्ज किए गए थे। हार्दिक पटेल गुजरात चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस का आरोप है कि राजद्रोह केस से बचने के लिए हार्दिक ने यह कदम उठाया था। हालांकि हार्दिक अभी बीजेपी के बीरमगाम से विधायक हैं। विपक्ष का कहना है कि नामों के अलावा शोभन चटर्जी, यामिनी जाघव और भावना गवली जैसे नेताओं पर भी जांच एजेंसियों ने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सभी नेता बीजेपी या उनके सहयोगी पार्टी में चले गए। इसके बाद मैं आपको उन दो नेताओं की कहानी बताने जा रहा हूं जिस पर विपक्ष में रहने के दौरान बीजेपी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी। दोनों नेता पहले बीजेपी के साथ गए, उन आरोपों से पीछा छुड़ाया और फिर बीजेपी से बाहर निकल गए। इस लिस्ट पर नंबर 1 पर नाम आता अजित पवार का। महाराष्ट्र के गद्दावर नेता अजित पवार पर 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले का आरोप 2014 से पहले बीजेपी लगाती थी। इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी गई थी। अजित पवार को लेकर बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पवार को जेल में चक्की पीसने की बात कह रहे थे। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले में फडणवीस सरकार ने एंटी करप्शन ब्यूरो के 5,000 करोड़ की घूस के मामले में भी जांच के आदेश दिए हैं। 2019 में एक राजनीतिक उठापटक में अजित पवार बीजेपी के साथ चले गए। पवार देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर गठबंधन कर लिया और खुद डिप्टी सीएम बन गए। इसके बाद घोटालों से जुड़ी सारी फाइलें बंद कर दी गई। बाद में अजित पवार बीजेपी को छोड़कर खुद की पार्टी में लौट आए। इसके बाद नंबर 2 पर नाम आता है मुकुल रॉय का। पश्चिम बंगाल पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय पर 2015 में शारदा घोटाले में पैसा लेकर चीट फंड कंपनी फेवर देने का आरोप लगाया गया था। रॉय ने 2017 में बीजेपी ज्वाइन कर लिया था, जिसके बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। साल 2019 में रॉय ने दावा किया था कि सीबीआई ने उन्हें इस मामले में क्लीन चिट दे दिया था और उन्हें गवाह के तौर पर सिर्फ पूछताछ की थी।